नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है अमितोपीडिया। और इसमें ये अपना एक सीरीज चल रहा है जिसे कहते हैं आर्टिकुलेट। इस सीरीज में मैं भारतीय इतिहास के पूरी जानकारी को आपको एक कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो भी मैं समझाता हूँ वो बहुत सारी किताबों को साक्ष्य में लेते हुए उन सबों में रिसर्च करके एक सरल भाषा में कहानी के तौर पर आप सबों को समझाना चाहता हूं, ताकि आपकी जो भारतीय इतिहास से संबंधित जानकारी है वो और भी क्रिस्टल क्लियर हो सके, वो भी सरल भाषा में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो अपना मुद्दा है वो है जनजातीय आंदोलन यानी ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड। जैसा कि भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो 1857 के रिवोल्ट के पहले हर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कह सकते हो या विद्रोह बगावत शुरू हो चुका था। और इस बगावत का लहर ट्राइब्स यानी जनजातियों तक भी पहुंचा, जंगल में रहने वाले जनजातियों तक भी पहुंचा। देखो, जनजाति वैसे लोग होते हैं मुख्यतः जो जंगल में रहा करते हैं और जिनकी मेनलैंड भूमि वाले लोगों से संबंध कुछ खास नहीं होता है, जो अपने जंगल पर ही बहुत हद तक निर्भर रहते हैं। तो उन जनजातियों तक भी अंग्रेजों के करप्शन का, अंग्रेजों के लूट का एहसास या आभास पहुंचने लगा था और जनजाति इसका विरोध भी करना शुरू करते हैं। तो आज की कहानी में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो जनजाति आंदोलन है क्या है, कितने तरीके का हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले इस आदिवासी या जनजातीय आंदोलन को अगर हम लोग देखें, ट्राइबल रिवोल्ट को देखें, तो भारतीय इतिहासकार उसे दो भाग में बांट देते हैं। एक हिस्सा जिसमें कि मेनलैंड भूमि जो है यानी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके, पूर्वोत्तर भारत को छोड़ करके, सेवन सिस्टर वाले स्टेट को छोड़ करके बाकी जो भारत है वहां के जनजाति आदिवासी ट्राइबल रिवोल्ट को अलग रखा जाता है और नॉर्थ ईस्ट वालों के रिवोल्ट को अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटायर इंडिया यानी मेनलैंड इंडिया का बात करें तो यहां पर जो ट्राइब्स थे इनके रिवोल्ट के पीछे जो कारण था वो लगभग में सिमिलर था, और नॉर्थ ईस्ट वालों का जो कारण था वो मेनलैंड वालों से बिल्कुल अलग था। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे, जो ट्राइब्स थे, उनके साथ क्या था कि वो सभी ज्यादातर जुड़े हुए थे भारत के पड़ोसी मुल्क के देशों के साथ। जैसे अगर आप देखो कि अगर हम देख लें भारत में नॉर्थ ईस्ट का एरिया यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाला जो एरिया है वो अपने बॉर्डर एरिया से अधिक लगते हैं, यानी पड़ोसी मुल्क के साथ अधिक वो अपना एरिया, सीमा साझा करते हैं, बजाय इसके कि भारत के मुख्य भूमि से। क्योंकि मुख्य भूमि से वो कैसे जोड़ रहे हैं? चिकन नेक के थ्रू। एक मैप आपको अभी मैं दिखा रहा हूं, इस मैप में आप देख सकते हो ये है चिकन नेक, और चिकन नेक के एक साइड पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट मात्र ये चिकन नेक के माध्यम से ही जुड़ पा रहा है इंटायर मेनलैंड इंडिया से। तो चूंकि उनका संबंध किससे है अधिक? अपने पड़ोसी मुल्क के देशों के साथ, तो निश्चित तौर पर वो अपने पड़ोसी मुल्क के जो देश हैं वहां के लोगों से, वहां के कल्चर से अधिक ताल्लुक रखते होंगे, अधिक इत्तेफाक रखते होंगे, बजाय इसके कि वो मुख्य भूमि के भारत के साथ वो इत्तेफाक रखें। तो मुख्य भूमि के जो भारतीय जनजाति थे, आदिवासी लोग थे, उन सबों में एक कॉमन समस्या क्या दिखा कि अंग्रेज या तो फिर बाहरी लोग जो कि उस आदिवासी क्षेत्र से संबंध नहीं रखते थे वो इंटर करने लगे थे उनके क्षेत्र में। और चूंकि ऐसा रहा कि शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जो जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, इन पर कभी भी सत्ता का, राज्य रजवाड़ों का कुछ खास प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि ये जंगल में काफी अंदर एरिया में रहते थे, काफी घने एरिया में रहते थे। चाहे वो मौर्यों का टाइम पीरियड हो, चाहे वो मुगलों का टाइम पीरियड हो, राज्य रजवाड़ों का कुछ खास प्रभाव ना ही टैक्स के रूप लेने के रूप में, ना ही और किसी रूप में इन जनजातियों से रहा। तो इनका तो अब आदत है नहीं कि वो टैक्स अदा करें, वो तो उस भूमि को अपना माँ समझते हैं, अपनी मातृभूमि समझते हैं। प्रकृति को, मदर नेचर जो वर्ड है वो ट्राइब से ही आया है, वो प्रकृति को माँ के समान समझते हैं। वो जानते हैं कि ये माँ हमें सब कुछ देती है,
और इसके बदले में हमसे कुछ नहीं लेती। अब एकाएक कोई आकर के उनको बोले कि आप जो यहां से ले रहे हो उसके बदले में हमें टैक्स देना होगा, तो वो तो विरोध करेंगे ही कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे पुश्त तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किए, कोई टैक्स नहीं दी, तो आप कौन हो भाई। तो मेनलैंड इंडिया के जितने भी आदिवासी थे उनका मेन जो कारण था विरोध करने का अंग्रेजों का या जमींदारों का, वो यही था कि बाहरी लोग, जिन्हें दिक्कू नाम दिया गया इन आदिवासियों के द्वारा, तो ये दिक्कू लोग आकर के इन आदिवासियों पर, जिन्हें कि कोल कहा गया मेनलैंड के लोगों के द्वारा यानी दिक्कुओं के द्वारा, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दिक्कू जो हैं वो कोल पर आ गए धावा बोलने की भैया टैक्स दो। अंग्रेज उसका साथ देने लगे और इससे इन कोल को यानी आदिवासियों को बड़ा परेशानी होने लगा और ये आदिवासी फिर उन दिक्कुओं का, अंग्रेजों का विरोध करने लगे और जितना भी आदिवासी विद्रोह हुआ सारा का सारा हथियार बंद विद्रोह था, मतलब एक कह सकते हो हिंसात्मक विद्रोह था। लेकिन समस्या यही कि ये हिंसा के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किए थे वो आउटडेटेड हो चुके थे। तीर धनुष का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी पेड़ के तनों से बना हुआ तीर धनुष, जहां पर कि अंग्रेज बंदूक और बारूदों का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी बात, इन सबों के आगे अगर बढ़े तो यहां पर अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट वालों का अगर क्या समस्या था, तो हमें दिखता है कल्चरल, सारा उनका इशू कल्चरल था। क्योंकि मेनलैंड इंडिया के लोग उनके कल्चर को चेंज करना चाह रहे थे, वो वैष्णव धर्म ब्राह्मणवाद फैलाना चाह रहे थे। यानी नॉर्थ ईस्ट वालों का झगड़ा भारत के लोगों से ही था, और वो भी क्यों? कल्चर की वजह से। मेनलैंड इंडिया वाले आदिवासियों का झगड़ा जो था वो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन अंग्रेजों को चूंकि साथ जमींदार भी दे रहे थे, इसलिए जमींदारों के साथ भी उनका झगड़ा हुआ। किस लिए? तो टैक्सेशन की वजह से, यानी कह सकते हो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। यानी मेनलैंड का झगड़ा था आदिवासियों का इकोनॉमिक की वजह से, और नॉर्थ ईस्ट वाले आदिवासियों का झगड़ा था कल्चर की वजह से। तो ये आपको अभी तक में ये पता चल गया होगा कि फाइनली दोनों में किस बात का विरोध है या किस बात से दोनों अलग हो जाते हैं, मेनलैंड ट्राइब्स और नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स। लेकिन उसके बावजूद कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, उस कॉमन कैरेक्टर को जानो। कॉमन कैरेक्टर क्या है कि ये सारे के सारे ट्राइब्स आउटसाइडर्स को, बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाहरी लोग आकर के उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सारे बाहरी लोगों के विरोधी थे, केवल उन बाहरी लोगों के विरोधी थे जो उनके क्षेत्र में आकर के उन्हें लूटने का कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, सारा का सारा जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल रिवोल्ट जो है, उसमें हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, यानी पूरी तरीके से हिंसात्मक रहा ये रिवोल्ट। तीसरा, जो इन सबों में एक कॉमन कैरेक्टर दिखता है बहुत बड़े लेवल पर, कि ना जितना भी ट्राइबल रिवोल्ट हुआ भारत में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो या मेनलैंड का, इसमें जो भी लीडर हुए उस लीडर को इन ट्राइब्स ने मसीहा के तौर पर देखा। जैसे सिद्धू कानू है ना, जैसे तिलका मांझी, जैसे बिरसा मुंडा, तो ये लोग उन्हें मसीहा के तौर पर देखते थे कि ये मसीहा है हमारे, तो मसीहा के तौर पर देखें और मसीहा के तौर पर पूजें। और कहीं ना कहीं जो कहानी हमें जानने को मिलता है उसमें कुछ करिश्माई ताकत भी दिखता है। जैसे आप देखो बिरसा मुंडा में कुछ आपको करिश्मेटिक पावर दिखेगा, उनके बारे में जो कहानी पढ़ो तो ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। कितना सत्य कितना फसाना वो तो नहीं पता, लेकिन जो किताब हमें बोलती है वो मैं आपको बताता हूं। तो उम्मीद है आपको ट्राइबल मूवमेंट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कौन कौन से जनजाति आंदोलन हुए थे। तो सबसे पहला मैं नाम लूंगा पहाड़िया विद्रोह का। ये पहाड़िया विद्रोह ये झारखंड में शुरू हुआ था। झारखंड आप सबों को पता है एक आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, यहीं पर यह रिवोल्ट शुरू हुआ था। राजमहल पहाड़ी, झारखंड में एक पहाड़ी है राजमहल पहाड़ी, उसी के पास ये विद्रोह शुरू होता है, जिसमें कि वर्तमान के साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा ये 3 शहर शामिल थे, यहाँ के आदिवासी शामिल थे। हुआ क्या समस्या कि ये जो पहाड़िया लोग थे वो राजमहल पहाड़ी के घने जंगलों के बीच में रहा करते थे, जिसे दमिनी कोह भी कहा गया उस एरिया को जहां पर ये लड़ा करते थे।
चूंकि ये घने जंगल के बीचों बीच रहते थे, तो आज तक कोई भी राजा महाराजा या उसके लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे इनसे टैक्स मांगने या इन पर रूल करने के लिए। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहने का इन्हें शुरू से आदत रहा, स्वतंत्र थे। वैसे तो ज्यादातर ट्राइब्स के साथ सेम सिचुएशन है कि वो हमेशा से शुरू से स्वतंत्र ही रहे हैं, ये भी स्वतंत्र थे। होता है क्या, अंग्रेज यहां पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि देखो तुम लोग जो खेती कर रहे हो बंद करो। क्योंकि देखो अंग्रेजों के साथ क्या था, अंग्रेज बोलते थे इन आदिवासियों से कि आप एक जगह अलाउट कर लो, फिक्स कर लो, वहीं पर खेती करो, है ना। लेकिन ये क्या करते थे, ये करते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूम खेती। मतलब एक जगह पर खेती किए, 3-4 सालों में वो मिट्टी जब कम फर्टाइल हो गया तो उसे छोड़ करके जंगल में आगे बढ़ गए, पेड़ों को काटे, फिर वहां पर खेती किए। ऐसे ही घूमते रहते थे। सारे ट्राइब्स के साथ ये सिचुएशन था। पहली बात, आज भी होता है। दूसरी बात, ट्राइबल्स जो थे, जनजाति जो थे, उनमें जमीन में पर्सनल प्रॉपर्टी का भावना नहीं रहा। उनमें भावना क्या था कि ये पूरे समुदाय का है। अंग्रेज आकर बोले कि ये कोई समुदाय का नहीं है, ये जमींदारों का है, जमींदारों को आपको टैक्स देना होगा, टैक्स नहीं दे पाओगे आपसे जमीन छीन लिया जाएगा। अब आज तक आप जान रहे हो कि ये घर आपका, ये जमीन आपका। कोई नया नवेला आया आपके पास, आकर के आपके घर में धावा दिया, बोला क्या कि देखो भैया आज से ये जमीन हो गया है मेरा, पैसा दोगे महीने में तो रह पाओगे, वरना निकाल फेंकेंगे। यानी कोई नया नवेला आकर के खुद मकान मालिक बन जाए, आपको किराएदार बना दे। ऐसा ही कुछ सिचुएशन इन जनजातियों के साथ अंग्रेजों ने किया। तो जनजाति भड़क उठे। तो भड़के तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपना असली औकात दिखा दी अंग्रेज। 1770 का दौर था, अंग्रेज पूरा बमबारी गोली बारूद कर दिए हैं जंगल में। तो हो तो गया हमला, तब बदला तो लेना पड़ेगा। तो इस वजह से राजा जगन्नाथ नाम से एक जमींदार थे, छोटे जमींदार थे, जिनकी जमीन अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई थी। तो ये ट्राइबल्स के साथ हो लिए और सभी पहाड़िया जनजातियों को इकट्ठा करते हैं और मिल करके अंग्रेजों पर धावा बोल देते हैं 1778 यानी 1778 में। काफी लंबे समय तक युद्ध चला, मतलब वही कुछ 2 साल 2.5 साल, और अंततः 1780 आते आते अंग्रेज अपने उसी पुराने डिप्लोमेसी वाले रास्ते पर आ गए कि भाई ट्रीटी कर लो। बोले कि ना कब तक लड़ते रहोगे, ट्रीटी कर लो, आपको मैं भी थोड़ा सा रियायत दे दूंगा, आप भी मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देना, ना हम आप पे अटैक करेंगे ना आप हम पे अटैक करना। और इस ट्रीटी के साथ ये पहाड़िया आंदोलन समाप्त हो जाता है।